नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल लेके आया हूँ आपके लिए एक हिंदी की क्लास। और इस हिंदी की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है दोस्तों? कल की हमारी क्लास थी उसमें हमने समझा था समास। कौन सा टॉपिक चल रहा है? समास। और जो समास का टॉपिक है इसके अंदर हम एक क्लास पूरी कर चुके कल, जिसके अंदर हमने क्या समझा था दोस्तों वो चीज देखिए। सबसे पहले हमने समझा था समास को कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सम धन आस था उसका शाब्दिक अर्थ, उसको हम समझ चुके, यानी कि सम का अर्थ क्या था, आश का अर्थ क्या था, और इसके अलावा उसका शाब्दिक अर्थ को विस्तार से समझा था कि किसी शब्द को ठीक तरह से पास पास बैठाना जो है वो समास कहलाता है। और इसके अलावा समास के अंदर कम से कम दो पदों का होना जरूरी है। पद क्या होते हैं दोस्तों? शब्दों को, जो शब्द होता है उसको व्याकरणिक दृष्टि से पद कह दिया जाता है, तो वो भी हमने समझा था। इसके अलावा हमने समझा था कि समास के अंदर जो एग्जाम के अंदर समास के प्रश्न जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, इसको भी हमने समझा था। तो एक हमने प्रश्न भी लिया था जिसको हमने समझा था कि किस प्रकार से होता है, और एक हमने प्रश्न ये किया था कि किस प्रकार से जो है टीचर पढ़ाने वाला होता है वो सीधा ही बता देता है कि जहां पहला पद प्रधान होता है या पहला पद उपसर्ग होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 4 ऑप्शन जो थे, चारों के चारों में क्या था कि पहला पद जो था उपसर्ग था और उसमें अव्ययी भाव जो समास था वो सिर्फ एक था, जो हमारा था प्रतिदिन। प्रतिदिन ये जो था अव्ययी भाव समास था। इसके अलावा प्रतिकूल इत्यादि शब्द जो किए थे वो क्या थे? अन्य समास थे। ठीक है, तो हमारी बात कहां तक हो चुकी थी कल की क्लास में? हम यहां तक पहुंच चुके थे कि समास के अंदर जो परिभाषा जो आती है समास की वो हम कर चुके। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि समास के भेद कितने होते हैं या समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा चल रही थी। तो काफी लोग जो है वो इस प्रकार से बताते हैं कि समास 4 प्रकार के होते हैं, और कई बुक्स जो होती है वो कहते हैं समास के 5 भेद होते हैं, 6 भेद, यानी कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यही रहा हमारा कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला था। और दूसरा क्या था? समास कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रश्न हमारे सामने थे कि समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला ये तथ्य था, हमारे पास फैक्ट था कि समास के 6 भेद होते हैं। हाँ जी, पढ़ा है, बहुत सी किताबों में पढ़ा है, समास के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा हम कह रहे हैं समास कितने प्रकार के होते हैं, और इसका जो ये जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल अगर दिए जाए तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि समास वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। और कहां दिया हुआ है दोस्तों? दिल्ली के अंदर जो हिंदी की मानक बुक लगती है उसमें 4 प्रकार दिए हुए हैं कि समास से 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों किस प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार किस प्रकार से होते हैं और 6 भेद किस प्रकार से होते हैं, ये हमारी लास्ट टाइम का जो तथ्य था यहां पर हमने छोड़ा था। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा 4 प्रकार से होते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने समास को 6 प्रकार से पढ़ा है, देखते हैं 4 प्रकार कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। उसके बाद आप बताओगे 5वां प्रकार किस प्रकार से होगा, तो मैं भी आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हूं। 5वां प्रकार और 6वां प्रकार मैं भी पढ़ूंगा। पहले 4 पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है दोस्तों 4 प्रकार से जो मैं बता रहा हूं कि समास 4 प्रकार के होते हैं, वो किस आधार पर बता रहा हूं। सबसे पहले उस आधार को समझिए, क्योंकि बेस
जो होता है उसको क्लियर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस चार जो होते हैं इसको समझते हैं किस आधार पर होते हैं, वो आधार हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। तो वो किस आधार पर होते हैं दोस्तों, समास के अंदर जो पद होते हैं उन पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास जो है चार प्रकार से होते हैं। देखिए दोस्तों, समास के अंदर जो है हमने परिभाषा में पढ़ा था कि समास जो है वहां पर क्या होता है, पद रहता है। क्योंकि समास की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि न्यूनतम दो पद होने चाहिए, कम से कम दो पद होने चाहिए, और उनके मिलन जो होता है ठीक तरह से उसको पास में लिया जाता है, उसी को समास कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम कितने पद थे, दो पद थे। और यहां पर क्या कहता है, पदों की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिया था, पद लिया था। उन पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास है उनको समझेंगे हम किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो समझिएगा, पदों की प्रधानता के आधार पर सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है पूर्व पद प्रधान या पहला पद प्रधान। ठीक है, तो पहला प्रकार कौन सा रहता है, वह समास जिसका पहला पद प्रधान हो, पहला पद, या इसी को कहा जाता है पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद प्रधान, यानी कि पहली बार हम जो समास करने जा रहे हैं वो कौन सा है, पहला पद प्रधान जिसके अंदर रहता है वो प्रकार हुआ पहला। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा कौन सा होता है। चलिए बढ़ते हैं, दूसरे में क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान। अब दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है, एक ही बात है, उत्तर पद आए या दूसरा पद आए एक ही बात है। ठीक है, हमने दूसरा पद ही लेना है, बाद वाला पद। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो प्रकार आता है उसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, यानी मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते हैं वो दोनों के दोनों पद निभाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये प्रकार हुआ। इसके बाद क्या रह गया, एक ऐसा भी समास का पद है जिसके अंदर कोई पद प्रधान नहीं होता, ना तो पहला होता ना दूसरा होता। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोई भी पद प्रधान नहीं, कोई भी पद प्रधान न हो। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अन्य पद प्रधान निकले, यानी कि ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा है ना दोनों पद प्रधान है, बल्कि इसका अर्थ जो है वो कहीं और ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है और कौन कौन से समास होते हैं वो समझते हैं। इससे पहले आप मेरे को बता सकते हो कि ये पहला पद प्रधान हुआ, दूसरा पद प्रधान हुआ, या दोनों पद प्रधान हुए, या दोनों नहीं हुए। इसके अलावा पांचवा कॉन्सेप्ट कौन सा रहता है, क्या बता सकते हो कि पद की प्रधानता के आधार पर, यानी पांच भेद जो दिए जाते हैं या पांच प्रकार बताए जाते हैं वो कौन से होते हैं। छह बताए जाते हैं दोस्तों, छह बताए जाते हैं। छठा या पांचवा कौन सा होता है, कोई नहीं होता, चार होते हैं और चारों आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा होता है और किस प्रकार से होता है। सबसे पहले लेते हैं पहला पद प्रधान, और आपको पता है कि पहला पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। एक हुआ हमारा अव्ययी भाव समास। अब दूसरा, यानी कि जिसका उत्तर या बाद का पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, उसे देखते हैं। ठीक है, दूसरा पद प्रधान किस में रहता है, वो रहता है तत्पुरुष समास में।
दूसरा पद प्रधान किस में रहा? तत्पुरुष समास में रहा। और दोनों पद प्रधान, अब एक और आता है कि दोनों पद प्रधान किस में होता है? तो वो होता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व इस प्रकार से लिखा जाता है या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस द्वंद्व को, एक ही बात है, द हलंत है। ठीक है, तो ये द्वंद्व पद प्रधान हो गया। अब एक आता है कोई पद प्रधान नहीं, यानी कि इसका अर्थ जो है वो अन्य कहीं और पर ही लगेगा। तो वो कौन सा होता है? देखिएगा दोस्तों, अन्य पद जहां पर होता है वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये था दोस्तों हमारा समास। इसके अलावा और कोई समास नहीं होता पद की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। पद की प्रधानता के आधार पर जो समास है वो 4 प्रकार से होता है। ठीक है, और 4 प्रकार से कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास है, इसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान रहता है। इसके अलावा जो तत्पुरुष समास रहता है इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है। द्वंद्व समास जो है दोनों पद प्रधान रहते हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो पद है उसकी मुख्य भूमिका रहती है। ठीक है, जैसे दाल रोटी दे दिया हमारे सामने। अब दोस्तों दाल और रोटी दोनों के दोनों क्या है? भूमिका है इसके अंदर। ना तो दाल को हम इग्नोर कर सकते, ना रोटी को इग्नोर कर सकते। दोनों के दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। इसके अंदर क्या रहता है? कोई पद प्रधान नहीं, यानी कि इसका अर्थ जो है वो अन्य कहीं और ही लगेगा। ठीक है, तो वो क्या रहता है? हमारा बहुव्रीहि समास रहता है। ये 4 जो समास थे वो मुख्य रूप से होते हैं। इसके अलावा कौन सा समास रह गया दोस्तों? जो जैसे द्विगु समास है, वो क्या होता है? वो ये भेद है इसके अंदर मान लिया जाता है। ठीक है, होता तो इसी के अंदर है, इसी का पार्ट होता है वो, परंतु अन्य भेद मान लिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी क्लियर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, इसको बढ़ा रहे हैं और एक एक जो भेद है इसका वो करने जा रहे हैं कि कितने प्रकार हो, जो 6 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, एक एक को क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं, इसको करते हैं हम, और 6 अलग अलग कर लेंगे ताकि जो एग्जाम्पल आता है वो पूछ लिया जाता है कौन से का है, तो आप बता दो। ठीक है, कि ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको निकालना आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुव्रीहि के समास के आधार पर यदि कर्मधारय भी दे सकता है, एक और भेद रहता ना, कर्मधारय समास। ठीक है, या कौन सा आ जाए? द्विगु समास आ जाए, तो भी हमारा क्लियर तो होना चाहिए कि ये द्विगु समास है, ये कर्मधारय समास है, तो इसको भी हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, इसके भेद भी मैं आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैंने 4 भेद बता दिए आपको कि 4 किस प्रकार से होते हैं। अब 6 कैसे होते हैं वो भी कर लेते हैं। तो इसके क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? अव्ययी भाव के बाद दूसरा जो भेद आता है वो आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट आता है, यानी कि अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के बाद जो तीसरा भेद रहता है वो रहता है द्वंद्व समास। द्वंद्व, या हम लिखें द्वंद्व समास। ये रहता है
इसके बाद चौथा जो प्रकार हमारा आता है, अभी हमने किया था बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। पांचवा कौन सा आएगा दोस्तों? द्विगु समास। और छठा कौन सा दिया होता है? कर्मधारय समास। ये हमारे 6 प्रकार के समास जो है, या समास के 6 भेद है, ये होते हैं 6 भेद समास के। ठीक है, अब एक एक को समझ लेते हैं कि कौन कौन से 6 होते हैं। वो हमने समझा, अब देखते हैं किस प्रकार से होता है, यानी अव्ययी भाव समास होता है वो क्या होता है, उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। समास है, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, इसके बाद द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है और कर्मधारय समास है। चलिए बढ़ते हैं, हम करने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास। दोस्तों, अव्ययी भाव समास जो होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से होता है? ठीक है, यानी कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों, 4 मुख्य भूमिका रहती है, 4 मुख्य पॉइंट जो होते हैं वो आते हैं। अगर 4 हमारे याद है और वो निकालना हम सीख गए तो हम बता पाएंगे कि कहां पर अव्ययी भाव समास है या किस प्रकार से अव्ययी भाव समास जो है वो बनता है। चलिए करते हैं। सबसे पहला आता है इसका पहला पद प्रधान। अभी हमने समझा था कि इसका जो है पहला पद क्या रहता है दोस्तों, पहला पद इसका प्रधान रहता है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, पहला पद अव्यय। ठीक है, पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, और अव्यय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, व्यय न होना। ठीक है, यानी कि जिसमें व्यय ना हो। ठीक है, व्यय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, खर्च होता है। ठीक है, यानी कि वो क्या होते हैं, शब्द खर्च नहीं होते, घटते बढ़ते नहीं है। ठीक है, और किस आधार पर नहीं घटते बढ़ते हैं दोस्तों, वो देखिएगा, अव्यय न हो, लिंग, वचन, काल, कारक, इनके आधार पर जो है वो व्यय नहीं होते, यानी कि वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, इसके भी हम एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा कि किस प्रकार से खर्च जो है वो नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी शर्त रहती है वो क्या रहती है, यदि शब्द की पुनरावृत्ति रहती है या पुनरावृत्ति हो। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार रिपीट होना, पुनः आना। ठीक है, बार बार आना। ठीक है, यानी एक ही शब्द होगा वो बार बार आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए दोस्तों, घर घर। ठीक है, यहां पे क्या है, घर एक शब्द है, दोनों के दोनों पद में क्या आ रहा है, घर घर, दोनों एक जैसे पद है, यानी कि घर की पुनरावृत्ति होगी, घर जो है दोबारा से आ गया। ठीक है, इसके बाद और चौथी जो हमारी शर्त रहती है, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, 4 शर्तें होती है। ठीक है, और कौन कौन सी होती है, पहला पद प्रधान हुआ, पहला पद अव्यय हुआ, अव्यय क्या होता है, व्यय ना हो, यानी लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर जो है वो खर्च नहीं होता। इसके बाद तीसरा शर्त क्या थी हमारी, तीसरी शर्त थी कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है। एक शब्द दे दिया जाता है, उसकी पुनरावृत्ति जहां पर होती है वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब क्या होता है, संस्कृत के, यदि संस्कृत के उपसर्ग
संस्कृत के उपसर्ग जो है वो आए, या संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्द हम कह सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्द जो आते हैं वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। आपको दोस्तों समझ में आया होगा अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ये बनता कैसे है। तो देखिए पहचान बता रहा हूं, पहला पद प्रधान होगा। प्रधान का मतलब जिसकी मुख्य भूमिका रहती है वो कौन सा पद रहता है, प्रथम पद रहता है, ठीक है। या दूसरे पहचान है पहला पद अव्यय होगा। अव्यय का मतलब घटता बढ़ता नहीं है, वो भी हम करेंगे किस प्रकार से नहीं होता। और एक आता है शब्द की पुनरावृत्ति जिसमें होती है, यानी बार बार शब्द आते हैं, जैसे हमने लिया था घर घर, ठीक है। तो घर जो शब्द है ये 2 बार आया है। इसके बाद संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ। अब देखते हैं पहला पद प्रधान। पहला पद प्रधान किस प्रकार से होता है, जैसे हमारे सामने एक शब्द है यथाशक्ति। दोस्तों क्या बनाएंगे इसका, जो समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे। समास विग्रह में क्या होता है दोस्तों, जो इसके अंदर बीच के अंदर जो विभक्ति चिन्ह लगा होता है उसको पहचान करके अलग से लिखना होता है, ठीक है। और वो कैसे लिखेंगे, यथाशक्ति का क्या बनाएंगे, शक्ति के अनुसार, ठीक है। यथाशक्ति का क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ये बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार देखिएगा पहला पद अव्यय होता है, इसमें अव्यय है, ये पद अव्यय है, ये भी हम समझ चुके यहां पर। अब देखिएगा शब्द की पुनरावृत्ति किस प्रकार से होती है, और एग्जाम्पल कर रहे हैं इसका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा दोस्तों, यथाशक्ति, ठीक है। और क्या बनाया हमने, शक्ति के अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल ले सकते हैं, देखिएगा प्रतिदिन। दोस्तों यहां पर समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था प्रतिदिन, पहला उपसर्ग था, प्रतिकूल में भी पहला उपसर्ग था, अनुकूल में भी पहला उपसर्ग था। तो वो जो प्रतिकूल था वो अव्ययी भाव समास क्यों नहीं था, और ये क्यों है, ठीक है। ये जो है इसको समझ रहे हैं। जो प्रतिदिन होता है ये घटकारक क्रिया आदि के आधार पर जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि इसमें ये जो दिन लिखा हुआ है इसके साथ प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो प्रति उपसर्ग तो सबके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, दिन है। और अब आप लोगे कि जो ये दिन लिखा हुआ है इसका जो लिंग वचन काल है इसके आधार पर बदल सकता है, वचन के आधार पर इसको बदले तो ये एक वचन में होता है, और इसका दिनों बना सकते हैं हम, यानी कि एक दिन है इसको एक दिन कहेंगे, और एक से ज्यादा दिन है तो कई दिनों तक, इस प्रकार से इसको प्रयुक्त जो है वो किया जा सकता है। तो ये तो बदल रहा है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, दिन जो है इसको बदला जा सकता है जब इसके साथ संस्कृत का प्रति उपसर्ग जुड़ गया। प्रति उपसर्ग जुड़ा, ये प्रति उपसर्ग कहता है कि ना तो मैं खुद बदलता और ना मैं तुझे बदलने दूंगा, ठीक है। अब प्रतिदिन आ गया, इसका नहीं बदलेगा। प्रतिदिन का है तो प्रतिदिन का प्रतिदिनों, प्रतिदिन का प्रतिदिनों कभी नहीं होगा, ठीक है। और प्रतिदिनों नहीं होने के कारण ये जैसे कि तैसे ही रहता है, जैसा है वैसे ही रहेगा।
प्रतिदिन का अर्थ निकाल सकते हैं, हम बदल नहीं सकते। और जहां पर नहीं बदले वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब इसका निकालते हैं अर्थ, फटाफट से निकालिएगा इसका क्या अर्थ होता है। प्रतिदिन क्या होगा दोस्तों, प्रतिदिन का हम ले सकते हैं प्रत्येक दिन, और इसी प्रत्येक दिन को क्या कहा जाता है, हर दिन भी कह सकते हैं, या हर रोज भी कहा जा सकता है, या इसको क्या कहा जा सकता है, दिन दिन। ठीक है, तो ये इसका क्या रहता है, समास विग्रह रहता है। प्रतिदिन का क्या बनता है, प्रत्येक दिन बनता है। ठीक है, तीसरा जो हम ले रहे हैं घर घर। घर घर का क्या लेंगे दोस्तों, यहां पर हम ले सकते हैं प्रत्येक घर। ठीक है, यानी कि कोई भी घर छोड़ना नहीं है, हर घर भी ले सकते हैं, प्रत्येक घर भी इसको ले सकते हैं। इसके बाद रात रात भी आता है, या रातों रात भी आता है। ठीक है, और रातों रात जो लिखते हैं उसमें रातों रात इस प्रकार से लिखते हैं। अब रातों जो है इसके ऊपर बिंदी लगती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये बिंदु जो है कई बार छोड़ दिया जाता है और वो हम उस पर टिक करके आ जाते हैं कि ये है, ये नहीं होता दोस्तों, बिंदु को ध्यान में रखना है। रातों नहीं होता, रातों होता है। ठीक है, अब रातों रात का क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे दोस्तों एक ही रात में, एक ही रात में, या इसका हम बना सकते हैं रात ही रात में। ठीक है, तो ये क्या था, रात ही रात में, ये हमारा एग्जाम्पल रहता था। ठीक है, इसके बाद यदि आता है बीचों बीच, दोस्तों फटाफट से बनाइएगा, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट क्या आते हैं और क्या बना रहे हो आप। बीचों बीच ये आपके सामने लिखा हुआ है और इसका आपने बनाना है बीचों बीच का क्या बनेगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, ठीक तरह बीच में। ठीक है, या ठीक तरह को छोड़ते हैं तो ठीक बीच में भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक तरह बीच में भी लिख सकते हैं और ठीक बीच में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला एग्जांपल, साफ साफ। दोस्तों फटाफट से बनाइएगा, साफ साफ से क्या बनाएंगे, साफ के साथ इसका बनेगा दोस्तों बिल्कुल साफ। साफ साफ का क्या बनाएंगे, बिल्कुल साफ। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बाकायदा। बाकायदा का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है, फटाफट से बनाइएगा, आपका कमेंट देख रहा हूं मैं, इतनी भी जल्दी नहीं है। बाकायदा का क्या बनेगा, कायदे के अनुसार। क्या बनेगा दोस्तों, कायदे के अनुसार। ठीक है, तो ये थे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल और इसको हमने समझा। अव्ययी भाव समास कहां पर होता है, पहला शब्द उपसर्ग दिखे, पहला पद उपसर्ग दिखे, पुनरावृत्ति हो, या पहला पद प्रधान हो, या जो पहला पद है अव्यय हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल आप भी और बनाइएगे और मुझे भी बताइएगा कि ये भी अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल जो है वो होता है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एग्जाम्पल लेना चाहते हो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आपके पास टाइम है।
दो शब्द आए थे दोस्तों, एक तो आया था प्रतिकूल और दूसरा आया था अनुकूल। दोस्तों क्या अर्थ होता है प्रतिकूल का और क्या अर्थ होता है अनुकूल का, फटाफट से जवाब दीजिएगा। प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है और अनुकूल का अर्थ क्या होता है? दोस्तों मैं आपके कमेंट की वेट कर रहा हूं, दोनों का अर्थ बताइएगा। चलिए समझते हैं प्रतिकूल क्या होता है। प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विपरीत होता है, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं वो जो नियम है उसके विरुद्ध काम होता है, ठीक है। यानी कि कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है दोस्तों। कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है। कूल का अर्थ किनारा होता है, ठीक है। और एक होता है कुल। कुल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक तो परिवार रहता है और एक कुल का अर्थ क्या होता है? जोड़ या योग रहता है, ठीक है। हमने ये वाला कुल लेना है। कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी बात होती है उससे किनारा करना, ठीक है। यदि उससे किनारा करेंगे, उससे विपरीत जाएंगे तो क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अनुकूल क्या होता है? अनुकूल बीच का अर्थ होता है, ठीक है। यानी कि उस बात से हम सहमत हो जाते हैं, हम उस बात से एग्री हो जाते हैं, वो होता है अनुकूल, ठीक है। समय के अनुकूल कार्य हो रहा है, यानी कि हमारा जैसा समय है उसके अनुसार अच्छा ही कार्य हो सकता है, ठीक है। तो ये अनुकूल रहता है। प्रतिकूल का अर्थ विपरीत रहता है, इसका साथ में मिलकर के कार्य करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा अव्ययीभाव समास। कल एक और नई क्लास के अंदर नया समास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।